हेलो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जिनू डिमन से लड़ रहा होता है और फिर वो उसे मारने ही वाला होता है कि वो कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ। यहाँ पर जिनू की झपक जाती है और वो कहता है कि तुम तो, और फिर उसका मास्क हटा देता है और वो कहती है कि मैं सरेंडर करती हूँ, मेरी जान मत लो। हम देखते हैं कि जिनू कहता है कि तुमने पहले हम पर अटैक किया, उसके बाद अपने साथी भी मरवा दिए और अब तुम जान की भीख मांग रही हो। वो कहती है सिपाहियों का काम होता है अपने कमांडर की रक्षा करना, मुझे पक्का यकीन है वो खुश होंगे। तभी वो कहता है कि वो खुश तो ज़रूर नहीं होंगे, लेकिन जो भी हो। फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी वो पीछे से उस पर हमला करती है। टस्क उसे बचा लेता है। वो कहती है कि मेरी जान बख्श दो। तभी वो कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ भला। इसके बाद वो कहती है कि तुम जो चाहोगे वो मैं दूंगी। तब वो कहता है कि मुझे एंट्री परमिट चाहिए। तब वो कहती है कि हाँ, वो मेरी फैमिली के पास है, तुम कहो तो मैं तुम्हें वहाँ पर ले जा सकती हूँ। फिर वो कहता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं उन सबको मार के एंट्री परमिट ले लूँगा। तभी वो कहती है कि मुझे ऊपर जाने के सारे रास्ते मालूम है। तभी वो कहता है कि मैं तुम पे भरोसा कैसे कर लूँ। तब वो कहती है कि मैं सच बोलती हूँ, हमेशा सच बोलती हूँ। ये बात सुन के वो उसे छोड़ देता है। फिर वो कहती है कि आपका शुक्रिया। तभी वो कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ कि तुम क्या हो। फिर हमें एक तबाह हुआ शहर दिखाया जाता है और फिर वही चींटी, उसको देखकर एक आदमी डर रहा होता है और फिर वो चींटी उसकी तरफ लपक जाती है। फिर हम देखते हैं कि बहुत सारी लाशें हैं जिनके सर नहीं, और वो चींटी वहाँ से उड़ती हुई जाती है। वो कहती है मैं रिडूरा फैमिली की बड़ी बेटी हूँ, ईशील। तभी जिंदू कहता है कि मुझे ये नहीं जानना, मुझे ये जानना है कि तुम क्या हो। फिर वो उसको देखकर कहता है कि मुझे दूसरी तरह से पूछना चाहिए, आखिरकार मुझे जानना ही होगा कि ये सिस्टम क्या चाहता है। वो पूछता है तुम्हें आवाज़ की सूरत में ऑर्डर्स मिलते हैं कि इंसानों को मार देना है। तब वो कहती है कि नहीं, ऐसा तो नहीं होता, हमें इस चीज़ के ऑर्डर्स ज़रूर मिलते हैं कि हमें इस जगह की रक्षा करनी है। तब जिनू पूछता है कि तुम्हें ये ऑर्डर्स कब से मिल रहे हैं। तब वो कहती है कि जब से हम यहाँ आए हैं तब से मिल रहे हैं। तब जिनू चौंक जाता है और कहता है कि तुम कब से यहाँ हो और इससे पहले कहाँ थी। तभी वो ग्लिच करने लगती है। वो कहती है कि कब से है ये तो नहीं जानते, लेकिन हम यहाँ हैं और इससे पहले हम डीमन रियान में थे। तब वो और भी ज़्यादा ग्लिच करने लगती है और कहती है जंग, हम जंग की तैयारी कर रहे थे। तभी जिनू पूछता है कि किससे। तब वो कहती है कि वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था, इतना ताकतवर कि पूरी राक्षस जाति को एक होना पड़ा। लेकिन जैसे ही जंग होने वाली थी तभी वो कहती है कि और भी ज़्यादा बात करने की इजाज़त नहीं है, पहले से ही जानकारी की समय रेखा पार हो चुकी है, इसलिए इस वार्तालाप को ख़त्म किया जाता है। इसके बाद वो गिर जाती है, लेकिन जिनू उसे संभाल लेता है और कहता है कि जैसे कि मैंने सोचा था, ज़्यादा नहीं पता लगा पाया। फिर हम देखते हैं कि हेडक्वार्टर में डिस्कशन हो रही होती है जो चींटियों ने हमला किया था उसकी। हंटर सारी जानकारी गो को दे रहा होता है। वो कहता है कि बहुत सारे लोग मारे गए, कुछ घायल हुए, जिसमें से कुछ ए, बी और ई रैंक के हंटर्स भी थे। तभी को पूछता है ये सब एक चींटी ने किया। तब वो जवाब देता है कि हाँ, वो चींटियाँ बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है, लेकिन हमारा ए रैंक का हंटर जब वहाँ पर पहुँचा तो उसने उसे बड़ी मुश्किल से हराया। तभी को कहता है कि इसका मतलब एक चींटी एक ए रैंक के हंटर के बराबर है। तब हंटर कहता है कि हाँ, परिणामों से तो यही लग रहा है। फिर को कहता है कि हमला 120 किलोमीटर दूर जेजू आइलैंड पे हुआ था। अगर चींटियाँ उड़ने में और भी ज़्यादा सक्षम हो गए तो इस ज़मीन पर आने में उन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। इसके अलावा सबको बता दो, हम एएसएपी की कार्यवाही शुरू करने वाले हैं। जेजू आइलैंड पे हम तुरंत रेड मारने जाएंगे। हमें डीमन कासिल के अंदर का सीन दिखाया जाता है। इशेल कहती है कि मुझे माफ़ करना, मैं ऐसे बेहोश हो गई। लेकिन तभी जिनू कहता है कि कोई बात नहीं, अब उसके बारे में बात नहीं करनी मुझे। तभी वो कहती है कि वो देखो, हमारा घर आ गया। जिनू को देखकर दानवों का कमांडर घबरा जाता है। वो कहता है कि इसीलिए तुमने क्या किया, क्या तुम देख नहीं रहे उसकी परछाई में कितने सारे सोल्जर्स छुपे हुए हैं। तब जिनू कहता है कि इसने पहचान लिया, वाह कमाल है। तब वो कहता है कि तुमने मेरी बेटी या मेरे लोगों को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब कर दूंगा। तब वो कहता है कि ज़िंदगी तो मैं तुम्हारी बड़ी आराम से ख़राब कर सकता हूं, लेकिन मैं यहाँ पर इसलिए नहीं आया। अगर तुम मुझे परमिट दे दोगे तो मैं खामखा क्यों खून बहाऊंगा। तभी वो कहता है कि मैंने सुना जो तुमने पिछले कमांडरों के साथ किया, अगर वो सच है तो फिर तो हम इसे नहीं हरा सकते। फिर वो जिनू को परमिट दे देता है और कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी जिनू कहता है कि मुझे तुम्हारी बेटी भी चाहिए। लेकिन तभी वो और भी ज़्यादा बौखला जाता है। तब वो कहता है कि टेंशन मत लो, ये रास्ते जानती है ऊपर के, इसी ने कहा था, इसलिए मैं इसको लेकर जाना चाहता हूँ। तब वो कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम इसे सही सलामत वापस लेकर आओगे। तभी जिनू कहता है कि हाँ, वादा रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर्स चींटी का पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं और ऊपर जाके एक लड़की कहती है कि गिल्ड मास्टर, और गिल्ड मास्टर उसे देखता है। हमें जिनू दिखाया जाता है। वो कहता है कि 89वां लेवल भी खत्म हो गया और इसी के साथ इग्रिस और टैंक के लेवल भी अप हो गए हैं। वो एस और रे रैंक तक पहुंच चुके हैं। साथ ही हमें शील भी दिखाई जाती है। वो कहती है कि बहुत सारे तोहफे देती है इन लोगों ने तो मुझे। तभी जिनू उसके पास जाता है और कहता है कि तुम डर क्यों रही हो। तभी वो कहती है कि यहाँ पर ताकतवर से भी ताकतवर लोग हैं और आप कह रहे हैं कि मैं डर क्यों रही हूँ। फिर वो कहती है कि मैं ये सोच रही हूँ कि हमें उनसे सौदा करना चाहिए, ना कि उनसे लड़ाई, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तभी जिनू कहता है कि अगर मैं तुमसे कमज़ोर होता तो क्या तुम मुझसे सौदा करती। जिनू कहता है कि कभी भी ताकतवर कमज़ोर से सौदा नहीं करता। फिर वो कहता है कि असल में मैं तुम लोगों पर एहसान कर रहा हूँ, तुम लोगों को यहाँ का मालिक बना दूंगा। लेकिन तभी वो कहती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं भला, और आप मुझे यहाँ लेकर क्यों आए।
तब वो कहता है कि क्योंकि तुम मुझे पसंद हो। तभी वो और भी ज़्यादा गुलाबी हो जाती है और वो सोचता है कि ये जिन्हों से तो बेहतर ही है या शायद जिन्हों इससे बेहतर है। खैर जो भी हो, मैं इनकी ज़िंदगियों को और खतरे में नहीं डाल सकता। फिर वो कहता है कि तुम वापस जाना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने तुम्हारे पापा से वादा किया था कि तुम्हें सही सलामत रखूंगा। अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम बस मुझे रास्ते बता दो, बाकी आगे का काम मैं खुद ही कर लूँगा। तब वो कहती है कि नहीं, मैं अपनी आंखों से देखूंगी कि आप ये कैसे करते हैं। जिन्हों सर, मैं आपका साथ दूंगी। तब वो कहता है कि ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। फिर हमें जिन्हों की कार्रवाई दिखाई जाती है। वो कहता है कि इशिल सही थी, एक एक करके लेवल बढ़ रहा है। अब जो दानव आ रहे हैं वो जादुई तौर पे और तादाद के मामले में भी ताकतवर है। उन्हें हराना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा है, लेकिन मैं ये करता रहूँगा। साथ ही साथ मुझे चीज़ें भी चाहिए। फिर हमें चोई और चा दिखाए जाते हैं। चोई कहता है कि हमें जल्द से जल्द जेजू आइलैंड पे जाना है। प्रेसिडेंट ने ऑर्डर दिया है कि सारी गिल्ड के लोग इसमें शामिल होंगे। व्हाइट टाइगर गिल्ड्स भी आ रहा है। इसके साथ साथ दुनिया भर में जितने भी एस रैंकर्स हैं उन्हें भी बुलावा आया है। तबचा कहती है कि इसका मतलब जिन्वू भी आएगा। तब वो कहता है कि हाँ आएगा, ज़रूर आएगा। तबचा कहती है कि क्या डेट फाइनल हो चुकी है। तब वो कहता है कि नहीं, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगी। फिर चुई कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पर कितनी चींटियाँ हैं। जिस बच्चा जवाब देती है कि हाँ बिल्कुल। फिर चुई कहता है कि बस सारी चीज़ें मंसूबे के हिसाब से हो, इसमें बहुत बड़े बड़े गिल्ड शामिल होंगे। हम देखते हैं कि जिन्वू 100 लेवल तक पहुँच जाता है। वो कहता है कि ये आखिरी होगा। तभी शिल कहती है कि मुझे कोई नजर नहीं आ रहा, लेकिन तभी वहाँ पर एक उड़ता हुआ ड्रैगन आता है और एक जगह पे आके बैठ जाता है। तभी जिन्वू कहता है कि यही है दानवों का वजीर बारान। वो उस ड्रैगन की पीठ पर होता है और उसकी लगाम उसके हाथों में, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा होता है। जिन्वू कहता है कि इसकी ताकत तो सच में बहुत ज्यादा है। तभी शिल कहती है कि इसकी खून की प्यास तो बहुत ही ज्यादा है, मुझे डरा रही है। क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? खैर अगर ये उड़ता रहा तो सच में मुश्किलात बढ़ जाएगी मेरे लिए। और तभी वो उड़ने लगता है। हम देखते हैं कि वो पोर्टल खोल देता है, जिसकी वजह से उसके सिपाही जिन्वू को घेर लेते हैं। इशिल कहती है कि कुछ करे, लेकिन तभी वो कहता है अराइज, और सारे सिपाहियों की रूहें बाहर आ जाती है। वो उनको एक एक करके मारने लगते हैं। तभी टस्क फायर सॉन्ग शुरू कर देता है और वो सब जल जाते हैं। इशिल ये देखकर हैरान हो जाती है। वो कहती है कि इस तरह की ताकत तो मैंने सोची भी नहीं थी, लेकिन बारान यहाँ का राजा है और सर जिन्वू बस यहाँ पर आए हुए एक घुसपैठ है। वो इनको हरा सकता है, कहीं मैं गलत तरफ तो नहीं हूँ। ये देखकर कमांडर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो आसमान से बिजलियाँ गिराता है, जिसकी वजह से सारे के सारे सिपाही मरने लगते हैं। फिर एक बहुत बड़ी बिजली इस शेल पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी जिन्वू उसे बचा लेता है। जिन्वू सोचता है कि ये बिजली कोई आम बिजली नहीं है, इससे मेरी ताकत घट रही है। मैं अपने सोल्जर्स को फिर से बुला सकता हूँ, लेकिन मेरा माना बहुत ही ज़्यादा खर्च हो रहा है। इससे पहले कि ये ख़त्म हो जाए वो खुद को गायब कर लेता है और इसके बाद अपनी स्पीड भी अनलॉक कर लेता है। फिर आखिरकार इन्वेंट्री से खंजर निकालकर वो कहता है कि मैं इसका गला काट देता हूँ, लेकिन वो अपनी तलवार से उसे रोक लेता है और वो सोचता है कि ये मुझे मेरी ताकत से देख रहा है और फिर एक झटके में नीचे पटक देता है। फिर वो जिन्वू के ऊपर बिजली का वार करता है, लेकिन जिन्वू उससे बचकर भागने लगता है। जिन्वू टस्क को आवाज़ देता है। टस्क उसके ऊपर ड्रैगन फायर से हमला करता है और हम देखते हैं कि देखते ही देखते उन दोनों की ताकतें एक दूसरे से टकरा जाती है। फिर टस्क और भी ज़्यादा जोर लगाता है, जिससे कि वो उसकी बिजली को चीर के आगे बढ़ जाता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाकर इक्रिस उसके ऊपर तलवार से हमला करता है और उसके ड्रैगन का गला काट देता है। वो नीचे गिरता है। इसके बाद जिन्वू कहता है कि आखिरकार तुम ज़मीन पे हो, अब तुमसे लड़ने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वो बड़ी खौफनाक हंसी के साथ जिन्वू की तरफ बढ़ रहा होता है। फिर लड़की कहती है कि मेरा नाम है हानाकावा ड्रोन स्वॉर्ड गिल्ड से और ये हमारे गिल्ड के मास्टर हैं गोटो ryuji। मैं यहाँ पर उनकी ट्रांसलेटर बन के आई हूँ। गो कहता है कि ड्रोन स्वॉर्ड गिल्ड, इनके यहाँ आने से हमारी बहुत सारी परेशानियाँ दूर हो गई है। तभी उनकी सेक्रेटरी कहती है कि आपका हमें यहाँ पर बुलाने के लिए शुक्रिया और इस रेड में शामिल करने के लिए धन्यवाद। लेकिन तभी को कहता है कि हम तो आपका शुक्रिया करते हैं कि आप यहाँ पर आए हमारे बुलावे पर। तभी वो कहती है कि हमने उन चींटियों का पोस्टमार्टम किया था और हमें दो चीज़ें पता चली। पहली ये कि ये चींटियाँ जन्म से लेकर 1 साल तक जीती है, इसके बाद ये अपने आप मर जाती है। और दूसरी बात यह कि हमने जो 3 रेडें की थी उसे पता चला है कि ये चींटियाँ जादू के आगे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। अब हमें बस एक काम करना है कि इन चींटियों की रानी को ढूंढ के उसे ख़त्म कर देना है, जिसके बाद 1 साल के अंदर ये सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन तभी को कहता है कि ये सारी चीज़ें तो हमें मालूम थी, लेकिन ये करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। तभी गिल्ड मास्टर कहता है कि मेरे समेत 10 रैंकर्स उस गुफा में जाएंगे। ये सुनकर गो और सब लोग चौंक जाते हैं और कहते हैं कि 10 एस रैंकर्स। फिर गिल्ड मास्टर कहता है कि मेरी टीम उन सारी चींटियों को बाहर निकालेगी और आपकी एक टीम अंदर जाके उनकी रानी को ख़त्म कर देगी। जिसके ऊपर गो कहता है लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। दूसरा इंसान कहता है कि वहाँ पर हज़ारों चींटियाँ होगी, आप 10 लोग उन सारी चींटियों को संभाल लेंगे। तब वो कहता है कि आप इसकी फिक्र ना करें, एआई की गिनती से हमें पता चला है कि हम अगर उनसे दूर रहकर जादू से मुकाबला करें तो हमें कुछ नहीं होगा। तभी वो कहते हैं कि यह मंसूबा बढ़िया है, इसकी डिटेल पे हम बाद में बात करेंगे।
हम देखते हैं कि जिन्नू और उसके सिपाही बारान और उसके सिपाहियों से लड़ रहे होते हैं। एक के बाद एक हर सिपाही मर रहा होता है और दोबारा जिंदा हो रहा होता है। जिन्नू कहता है कि मेरी माना ताकत खत्म हो रही है और मैं इसे दोबारा इकट्ठा नहीं कर पा रहा। तभी हम देखते हैं कि बारान टस्को को हरा देता है। आयरन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से हमला करने जाता है, लेकिन वो उसके सिर में अपनी तलवार घुसा देता है। इसके बाद कुछ सोल्जर्स उसका ध्यान भटकाते हैं, लेकिन जिन्नू अपना हमला करने जाता है, लेकिन वो उसे ब्लॉक कर देता है। वो कहता है कि ये भी पकड़ लिया। फिर वो जिन्नू का सर पकड़ लेता है, लेकिन तभी इग्रिस के समेत सारे सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं और वो एक एक करके उसको पकड़ लेते हैं। आयरन उसके ऊपर कुल्हाड़ी से फिर से हमला करने ही वाला होता है कि वो एक धमाका करता है और सारे सोल्जर्स वहां पर खत्म हो जाते हैं। माना की ताकत भी वहां पर खत्म हो जाती है और जिन्नू और वो आमने सामने होते हैं, लेकिन जिन्नू के हाथ में 2 खंजर देखकर वो भी अपने 2 खंजर अया कर लेता है। उन दोनों के बीच खंजरों से एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। इशल ये सब दूर से देख रही होती है और बारिश भी शुरू हो जाती है। वो दोनों एक के बाद एक वार करने लगते हैं और देखते ही देखते लड़ाई बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। दोनों अपनी जान लगा देते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जिन्नू के हाथ से खंजर छूट जाते हैं और वो कहता है कि मेरे खंजर। लेकिन तभी बारान उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेता है। फिर बारान अपने मुंह से बिजली निकालने लगता है। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं, अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन तभी इशल उसके ऊपर तलवार से हमला करती है और उसका ध्यान भटक जाता है। वो इशल के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन जिन्नू कहता है कि नहीं, हरगिज नहीं। और फिर वो सोचता है कि मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी ही होगी और देखते ही देखते वो उसके हाथ उसके तन से जुदा कर देता है। फिर वो उसके ऊपर बिजली का हमला करने ही वाला होता है, लेकिन जिन्नू उसको एक मुक्का मारता है और उसका सर तन से जुदा हो जाता है और देखते ही देखते सब खत्म हो जाता है। जिन्नू बैठ जाता है और इशिल उसके पास आती है, लेकिन वो उससे कहता है कि वापस जाओ अपने लोगों के पास और अपने परिवार को कहो कि रिडिरू यहाँ पर आ सकते हैं। तभी उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और वो कहती है कि जिन्नू सर, वो रिडिरू नहीं रिडिरू होता है। और यहाँ पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। आशा करता हूँ आपको ये रिव्यू पसंद आएगा दोस्तों। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा पसंद आया हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू। खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा। फिर मिलेंगे। थैंक यू।